Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 4th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Make New Roads to East. नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, म्यांमार के इश्यूज और कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या रोड मैप हो सकता है उसके बारे में. इंडियन सर्वर्स आउट, कैन यू स्टिल यूज़ एक्सप्रेस वीपीएन. एक्सप्रेस वीपीएन कंपनी जो वीपीएन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेसिकली उसने एग्जिट कर दिया इंडिया को, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका रीज़न क्या है. थर्ड, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवस्थल सीज फर्स्ट लाइट. एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हुई है देवस्थल में. वो क्या है, कैसे काम करती है और किसके कोलैबोरेशन से वो बनी है. फोर्थ इज़ अबाउट मोदी अश्योर्स श्रीलंका ऑफ इमीडिएट फर्टिलाइज़र सप्लाई. श्रीलंका को इमीडिएट फर्टिलाइज़र सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्यों आई, मोदी ने अश्योर क्यों किया और कब तक सप्लाई होंगी, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. फिफ्थ इज़ ब्लिंकन फ्लैग्स राइजिंग अटैक्स इन इंडिया. ब्लिंकन और राइजिंग अटैक्स जो इंडिया में हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, प्लस जो यूनाइटेड स्टेट्स की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई है उसके कुछ अंश. सिक्स्थ इज़ द बिहार गवर्नमेंट्स कास्ट काउंट. किस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने फाइनली प्रपोजल दिया है कि सबकी कास्ट काउंट हो, कितने कितने लोग किस कास्ट में हैं, ताकि एक प्रॉपर डाटा हो, उसके रेलेवेंट पॉइंट्स, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या प्लस पॉइंट है और यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और क्यों है. ये सब कवर करेंगे इन आर्टिकल्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ मेक न्यू रोड्स टू ईस्ट. ईस्ट के अंदर आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो. पॉजिटिव ओचर्स जो दिखाए हैं गवर्नमेंट ने, वो ना सिर्फ इम्प्रूव करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन को इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बट अश्योर करेंगे लोकल्स को भी कि वो फिर से किक स्टार्ट कर सके जो स्टॉलिंग इकोनॉमिक आउटरीच है ईस्ट के अंदर. यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो रुका हुआ था उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, जो पॉजिटिव ओवरचर्स या पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उनसे. अब सिचुएशन इन म्यांमार, देयर इज़ अ रिलायबल रिपोर्ट जो वहाँ पे लोग विज़िट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट लोग भी, कि जो स्ट्रेंथन हो रहा है किसका, पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, जो अपोजिशन की डिफेंस फोर्सेस है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही है विद द सपोर्ट ऑफ वेरियस एथनिक मिलिशिया. जितने भी मिलिशिया उन सबका सपोर्ट मिल रहा है. तो जो म्यांमार की आर्मी ने कूप किया था 2 फरवरी को, उसका एक काफ़ी रिपल्सिव रिजल्ट आ रहा है और वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में खड़े हो रहे हैं. मेजरली उनको सपोर्ट आ रहा है जो बाकी के एथनिक मिलिशिया है उनसे, जिनसे ऑलरेडी म्यांमार की आर्मी फाइट में है. एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी जैसा कुछ नहीं है वहाँ पे फ़िलहाल. मिलिटेंट्स इन म्यांमार एंड इंडिया सीम्स टू बी रीऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ. चाहे उल्फा हो इंडिया का या म्यांमार में. उल्फा ने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया कि जो प्रोग्रेस है वो शायद डीलिमिट हो जाए और सीज़ फायर को भी वो दोबारा से देखे. सो इस तरह के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है, और ये भी ग्राउंड की रिपोर्ट है कि वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को. विद द प्रेजेंट डिस्पेंशन इन म्यांमार, एक्टिस्ट पॉलिसी तो लगभग कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि जो पूरा एक्टिस्ट पॉलिसी है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में, उसमें मेन जो पार्ट करेगा वो म्यांमार करेगा. जब म्यांमार ही ऑन बोर्ड नहीं है और म्यांमार में इशू चल रहे हैं तो डेफिनेट है कि हम क्रॉस नहीं कर सकते. तो पूरा पॉलिसी जो एक्टिस्ट का है वो बंद है, और उसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट इलाके का डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है. प्लस रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस मेडल अप कर रहे हैं इस एरिया के अंदर बॉर्डर को अनस्टेबल करने के लिए, ताकि ऑब्वियसली उसका बेनिफिट है, क्योंकि अगर इंडिया इसमें ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है एंड मिलिशियाज़ को सपोर्ट कर रहे तो इंडिया के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उसको मनी एंड सपोर्ट दोनों मिलेगा, और ये कंसर्न की बात है. एक फ्रेश लुक लेने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने, जो राइटर है इस आर्टिकल का, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं. पहला, फेवरेबल बायोलेटरल रिलेशन विद बांग्लादेश. वो ओबियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इंडिया एंड बांग्लादेश हैव वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन एंड दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है एक नए एक्सेस का, लैंड सी कनेक्टिविटी का, ताकि ट्रेड और कॉमर्स साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के साथ अच्छे से हो पाए नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए. देर इज़ ऑल्सो नीड टू अपग्रेड द मल्टीट्यूड ऑफ लैंड रूट्स. जितने भी लैंड रूट्स हैं, चाहे वो मोंगला चिटागोंग से कनेक्ट करते हो
असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन एरिया को, तो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। और लैंड गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे इनिशिएटिव को डाइल्यूट करे, कि पीस एंड स्टेबिलिटी कम आए या लेट आए म्यांमार में। सो जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्रूव होने चाहिए ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी आ सके म्यांमार में अंदर, चाहे वो टॉक्स हो विद द म्यांमार जुनता, जो कि म्यांमार की आर्मी को कहते हैं, या फिर जो अपोजिशन है, ताकि जल्दी से सिचुएशन इम्प्रूव हो और जो गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया का वो ओपन हो सके। फॉर दिस देर इज़ ऑल्सो नीड टू फॉर कंटिन्यूड इंगेजमेंट, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, दोनों ही वॉरिंग फैक्शंस के साथ म्यांमार में। प्लस अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कंटेनर डिपो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, सीमलेस हाईवे, ये डेवलप होने चाहिए वॉर फुटिंग में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उस एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रूशियल भी है और बहुत लिमिटेड भी है। ज़रूरत भी है वहाँ पे, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। एक कार्गो को वहाँ पे ट्रैवल करने में बहुत घंटे लगते हैं, दैट टू रिक्वायर टू मच ऑफ हैक्टिक रोड ट्रैवल। प्लस मैन्युफैक्चर्ड गुड जो इंडिया में हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, तो रेलवे हो, रोड हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुवाहाटी, ये ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए सी पोर्ट इन बांग्लादेश, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है वो कॉम्पिटिटिव रहे उस मार्केट में भी, जो इंडिया का ही है। एम्पावर्ड ग्रुप फॉर मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेटिंग प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ 6 से 7 साल तक रहता ही है, और फिर उसके बाद कहीं जाके वो प्रोजेक्ट का इनिशियल स्टेप कंप्लीट होता है। तो जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाए जो इंटर डिपार्टमेंटल हो, वो मॉनिटर भी करे कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेस क्या है प्रोजेक्ट्स की, और फैसिलिटेट भी करे अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आता हो, ताकि जाना ना पड़े इस एम्पावर्ड ग्रुप को किसी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है। इसमें क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज़ होनी चाहिए, होम अफेयर की, एक्सटर्नल अफेयर की, जिनके इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडस्ट्री की, जो कि नो हाउ प्रोवाइड करता है, सरफेस या रिवर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड हाईवे मिनिस्ट्री, इन सब के इसमें बेसिकली बंदे होने चाहिए, ताकि जो एम्पावर्ड ग्रुप है वो इन टोटलिटी डिसीजन भी ले सके और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, ताकि प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट हो सके। फिफ्थ वन इज़ इंटीग्रेटेड डिफेंस जोन। एक रिक्वायरमेंट है, ये एक सजेशन है कि एक इंटीग्रेटेड डिफेंस जोन क्रिएट किया जाए इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। इसमें जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, प्लस ये जॉइंटली मैन हो, म्यांमार आर्मी और इंडियन आर्मी में असम राइफल्स हो सकते हैं। दिस फोर्स शुड ऑल्सो डोमिनेट द 16 किलोमीटर बेल्ट जो बॉर्डर के साइड में है। जैसे अगर इंडिया म्यांमार का बॉर्डर ये है, तो बॉर्डर के साथ साथ अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर ये डोमिनेट करे फोर्स, और स्पेसिफिकली टारगेट करे जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स है उस एरिया में और म्यांमार के साइड में इन स्पेशली। ऐसा इंजीनियरिंग एक्सरसाइज वुड नॉट ओनली एनहांस सिक्योरिटी, बल्कि वहाँ पे लोकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, गुडविल भी इम्प्रूव होगा, और डायनेमिज्म एंड एम्पावर हो जाएगा असम राइफल का, जिसको ज़रूरत भी है कि वो अपना करंट स्ट्रक्चर बनाए रखे, जो इसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स उसको लीड करते हैं, ताकि उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टमेटिक वे में चलता रहे। द फोर्स ऑल्सो नीड टू बी मैंडेटेड टू अंडरटेक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ताकि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आ सके इन द इवेंट्स विद इन द म्यांमार। ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं लगता कि म्यांमार में क्या हो रहा है, और ख़ासकर इंसर्जेंट ग्रुप्स का, तो जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वो भी असम राइफल को हैंड ओवर करनी चाहिए, या फिर जो इंटीग्रेटेड डिफेंस जोन होगा उसको। द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज़ इंटरट्विन्ड विद द इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी। जो डेसिमल सिनेरियो है म्यांमार में वो इम्पीड नहीं करे, हमारे विजन को ये ध्यान रखना है, ताकि हम एक्चुअलाइजेशन कर सके अपने एम्बिशियस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, क्योंकि बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने विजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए देयर इज़ अ नीड कि हम कंटिन्यूसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। विदाउट अ डाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट नीड डेवलपमेंट, उसके बाद ही वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, और उसके बाद ही जितने भी इशूज़ है वो रिजॉल्व होंगे। पॉजिटिव आउटचर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट ओनली इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिचुएशन बट रीअश्योर लोकल्स दैट द रीजन्स इंटरेस्ट इज़ पैरामाउंट, और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो कम होगा।
and kickstart who stalled economic outreach in the east. India servers out, कैन यू स्टिल यूज़ एक्सप्रेस VPN? सो जो एक्सप्रेस VPN नाम की कंपनी है जो VPN की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, उसने रिमूव कर ली हैं अपने सर्वर इंडिया से, और ये पहला मेजर VPN प्रोवाइडर था जिसने ऐसा किया है। कब के बाद? जो रिसेंट साइबर सिक्योरिटी के रूल इंट्रोड्यूस किए हैं कंट्री के अंदर, उनके बाद। अब क्यों एक्सप्रेस VPN ने अपने सर्वर्स रिमूव किए हैं? इंट्रोड्यूस हुए न्यू साइबर सिक्योरिटी रूल, जो कि किसने किए? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERTIN, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। CERTIN क्या है? इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, और ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। वाइल VPNs के पास, जो VPN प्रोवाइडर, उनके पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो लीव करे या रूल्स फॉलो करे। रूल्स में सिंपली बोला है कि जो भी डाटा है आपका कॉन्टैक्ट वगैरह का, यूज़र्स का, वो आप स्टोर करो फॉर 5 ईयर्स। VPNs जो काम करते हैं उनका मेन बिजनेस मॉडल ही ये है कि वो प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो डाटा स्टोर करने लग जाए तो प्राइवेसी जैसे कुछ बचता ही नहीं है, तो उनका बेसिकली अगेंस्ट है देयर बिजनेस मॉडल। सो उनके पास या तो वो फॉलो करेंगे तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और रेवेन्यू नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट दे विल एग्जिट एंड दे विल गो बैंकरप्ट। अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, सो दे हैव टू लीव। Government has clearly stated either you follow the rules or you leave the country. While ExpressVPN is first to pull from services, VPN provider like NordVPN have also taken a similar stance. बाकी के VPN provider भी security के जो rules हैं उनके खिलाफ ऐसा ही stance ले भी रहे हैं। अब what are the new norms? गाइडलाइन कहती है कि VPN सर्विस प्रोवाइडर हो या डाटा सेंटर हो जहाँ पे इनके डाटा को प्रोसेस किया जाता है, या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको स्टोर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, IP एड्रेस जो उनके कस्टमर्स हैं उनका 5 साल के लिए। ये डिटेल रिक्वायर्ड रहेगा इसलिए ताकि फ़ाइट कर सके साइबर क्राइम को। इंडस्ट्री का आर्गूमेंट है कि जो प्राइवेसी वो मेन सेलिंग पॉइंट है VPN सर्विसेज का, और उसके बिना तो बेसिकली बिजनेस मॉडल है ही नहीं। तो ऐसा कोई भी मूव ब्रीच है प्राइवेसी कवर का जो कि VPN प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो उनका बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट है। कंसर्न्स क्या इसके रिलेटेड? साइबर सिक्योरिटी रूल्स ब्रॉड है और ओवर रीचिंग है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ब्रॉड है। इसका रिजल्ट क्या होगा? सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसका मिसयूज, तो एक विंडो ओपन हो जाता है बहुत बड़ा जिससे पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है। द डैमेज डन बाय पोटेंशियल मिसयूज ऑफ दिस काइंड ऑफ लॉ आउटवेक्स एनी बेनिफिट दैट लॉ मेकर्स क्लेम वुड कम फ्रॉम इट। तो जो गवर्नमेंट का है कि इससे कुछ बेनिफिट होगा साइबर सिक्योरिटी में, वो कम होगा, इससे ज़्यादा उसका मिसयूज़ होगा जिससे लोगों की प्राइवेसी में दखल आएगा, इनफ्रिंज होगी। और जो रूल्स है वो बेसिकली जो वर्किंग ऑफ VPN के है, एज स्टेटेड अगेन अर्लियर, वो अगेंस्ट है उनकी बिजनेस मॉडल के। अब होगा क्या रिजल्ट? जो अगर इंडियन यूज़र्स है एक्सप्रेस VPN के या बाकी के अगर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जाएंगे तो उनका क्या होगा? इंडियन यूज़र्स ऑफ एक्सप्रेस VPN उसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं बाय जो सर्विसेज अवेलेबल है वर्चुअल में, वर्चुअल इंडिया सर्वर्स जो कि सिंगापुर और UK में लोकेटेड है। तो बेशक वो एग्जिट कर रहे हैं लेकिन उनको स्टिल यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर्स है दे आर नॉट गोइंग टू बी हैम्पर्ड मच बाय दिस मूव, नाइदर द सर्वर्स विल और VPNs विल बी शट डाउन बाय द रूल्स। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवस्थल सीज फर्स्ट लाइट, एक नया टेलीस्कोप बेसिकली डिज़ाइन किया गया है जो 4 मीटर का है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसने पहला अपना लाइट को कैप्चर किया है जो कि सिचुएटेड है देवस्थल, एक हिल है उत्तराखंड में। वाई इज़ इट यूजफुल? ये स्काई के सर्वे को पॉसिबल करता है। ऑब्टेन इमेजेस दैट कैन हेल्प ऑब्जर्व ट्रांजिएंट फिनोमिना, जैसे सुपरनोवा जो कि ट्रांजिएंट फिनोमिना है, बड़े फिनोमिना, उसको भी उसकी भी इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए ये रिकॉर्ड करता है प्रेजेंस ऑफ स्पेस डेब्रीज, मेटेरियर्स और बाकी के ऑब्जेक्ट्स। अब ILMT यानी कि जो ये टेलीस्कोप है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये है क्या? कोलैबोरेशन किस किस का है? कनाडा, बेल्जियम एंड इंडिया। लोकेशन 2450 मीटर ऑन देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ये एक ऑटोनमस यूनिट है, इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
एक लार्ज पुल मरकरी का प्लेस किया गया एक वेसल के अंदर जो इतनी तेज़ घुमाया जाता है कि जो कर्व्स है वो पैराबोलिक शेप ले लेते हैं उसके. सिंस द मरकरी इज रिफ्लेक्टिव, दिस शेप हेल्प्स इन फोकसिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट. उस पैराबोलिक शेप की मदद से मरकरी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और फोकस करता है स्पेसिफिक जहाँ पे वो कैप्चर कर लेते हैं. अ थिन शीट ऑफ मायरल प्रोटेक्ट्स द मरकरी फ्रॉम द विंड, ताकि उसमें डिस्टर्बेंस ना हो और इमेज और लाइट अच्छे से बन सके, लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट और इमेज अच्छे से बन पाए. जो फर्स्ट इमेज बनाई है इस टेलीस्कोप ने उसमें सेवरल स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं जैसे NGC 4274 विच इज़ 45 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ. वर्किंग कैसे है? हैविंग अ प्राइमरी मिरर दैट इज़ लिक्विड कैन नॉट बी टर्नड और पॉइंटेड इन एनी डायरेक्शन. इसको उठा के किसी भी डायरेक्शन में नहीं डाला जा सकता है, पॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पिन करते हुए उसकी एक स्पेशल शेप बनती है. और जो लिक्विड होगा मरकरी वो ओपन स्काई को ही ऑब्जर्व करेगा, तो ना तो उसको टर्न किया जा सकता है ना ही किसी डायरेक्शन में पॉइंट किया जा सकता है. ये स्काई को देखता है जैसे अर्थ रोटेट होती है, एक अर्थ के रोटेशन के साथ ये भी स्काई का जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज करता चला जाता है. इसलिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है टू ऑब्जर्व ट्रांजिएंट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज मीटरोइड्स. जो वर्क है विद द एग्जिस्टिंग 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ है. इसका जो डाटा कलेक्ट होगा उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टूल्स के ज़रिए, ताकि जो इतना ज़्यादा अमाउंट में डाटा कैप्चर होगा उसको यूटिलाइज भी किया जा सके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. मोदी हैज़ अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ इमीडिएट फर्टिलाइज़र सप्लाई. इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया श्रीलंका को कि उनको इमीडिएट सप्लाई मिलेगी फर्टिलाइज़र की. ये बात कही है श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने, क्योंकि श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी फूड क्राइसिस चल रहे हैं और इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, और अगर सप्लाई नहीं मिलती है फर्टिलाइज़र के टाइम पे तो उनको और प्रॉब्लम होगी. इंडिया इज़ येट टू मेक एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड. इंडिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दिया. ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? श्रीलंका के प्रेसिडेंट से आया. सिचुएशन क्या है? श्रीलंका में डॉलर का क्रंच है महीनों से. ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एसेंशियल इम्पोर्ट्स के को पे करने के लिए, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, फ्यूल हो, LPG हो. किसी के भी लिए इनके पास पेमेंट के लिए डॉलर नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. जो पिछले साल का हार्वेस्ट था वो बहुत ज़्यादा गिरा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्शियल पॉलिसी शिफ्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ. अब क्यों इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट उनके लिए? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. जो नया सोइंग सीज़न है उसके साथ, जिसको याला सीज़न भी कहते हैं, जो कि वन ऑफ द 2 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन साइकिल है श्रीलंका के अंदर. श्रीलंका इज़ नाउ काउंटिंग द शिफ्ट अराइवल ऑफ 65,000 टन फर्टिलाइज़र कंसाइनमेंट फ्रॉम इंडिया वर्थ अबाउट $25 मिलियन. उसी की वेट में है. उसके बिना उसके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है. और इस सिचुएशन का शुरुआत कहाँ हुआ? मई 2021 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने बैन कर दिया केमिकल फर्टिलाइज़र. इस अब्रप्ट बैन के साथ उन्होंने सोचा कि वो स्विच कर लेंगे टू ग्रीन एग्रीकल्चर, जिसके लिए फार्मर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे. इंपोर्ट कब करने के लिए? दिस बैन सीवियरली अफेक्टेड द प्रोडक्शन. पैडी, पल्सेस, मेज, स्पाइसेस, टी, सबका ही बेसिकली प्रोडक्शन कम हुआ, और जो डोमेस्टिक कंजप्शन था वो उतना ही रहा. एक्सपोर्ट्स अर्निंग डिक्रीज़ हो गई. हार्वेस्ट फॉल हुआ अप्रोक्सीमेटली 50% का. कुछ फार्मर्स डिसाइडेड नॉट टू सो दिस सीजन, इस वजह से कि उनको पता था कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा उगाए ना. पॉलिसी रिवर्सल तो आ गया प्रेसिडेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, मैसिव फार्मर प्रोटेस्ट के बाद और क्रिटिसिज्म के बाद साइंटिस्ट के ज़रिए. लेकिन शॉर्ट सप्लाई में रहा फर्टिलाइज़र और अफोर्डेबल नहीं था बिना सब्सिडी के, क्योंकि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन थी फर्टिलाइज़र में भी और फूड में भी. तो गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्टिलाइज़र उनके काम नहीं आ पाया. इंडिया ने फिर हेल्प ऑफर किया. एक्सटेंडेड क्रूशियल असिस्टेंट ऑफ अबाउट $3.5 बिलियन. अब तक हम दे चुके हैं $3.5 बिलियन बाय वे ऑफ क्रेडिट लाइंस, लोन डेफरमेंट्स और करेंसी स्वैप के ज़रिए. दिस टॉपिक इज़ अबाउट ब्लिंकन फ्लैग्स राइजिंग अटैक्स इन इंडिया. एक रीसेंट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, जो यूनाइटेड स्टेट्स रिलीज़ करता है. उस हाईलाइट देखे अगर रिपोर्ट में,
तो ब्लिंकन ने हाईलाइट किया है कि राइजिंग अटैक्स ऑन द पीपल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया, जैसे ज्ञानवापी का इशू था, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड होम टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेथ्स ड्यू टू रिलीजियस इंटॉलरेंस जो अटैक्स हो रहे हैं वो बेहद गलत है। काउ विजिलेंटिज्म हो अगेंस्ट नॉन हिंदूज बेस्ड ऑन एलिगेशन ऑफ काउ स्लॉटर और ट्रेड इन बीफ, ऐसे अटैक्स। Highlighted the anti-conversion laws in India, noting that 28 states have these laws and the arrest made under them. So ऐसे laws के अंडर वो अरेस्ट भी कर रहे हैं और ऐसे लॉ भी बनाए हुए हैं जिनमें एंटी कन्वर्जन है, तो जो फ्रीडम को कर्टेल करते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी नोट किया गया कि सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस प्लान टू इंट्रोड्यूस एंटी कन्वर्जन लॉज। The police arrest non-Hindus for making comments in the media or on the social media that were considered offensive to the Hindus or Hinduism. ऐसे भी points note किए हैं इस report में। The report highlighted targeted killings of civilians and migrants from the Hindu and Sikh community in Jammu Kashmir, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिख एंड हिंदू आर माइनॉरिटी, वहाँ पे जो अटैक हो रही है इस रिपोर्ट में वो भी पॉइंट आउट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी रिसेंटमेंट और फियर ऑफ एक्सोडस है इन हिंदू एंड सिख कम्युनिटी एंड दे आर ऑलरेडी मूविंग अवे। जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज करके उनको रिलीफ दिया था, रिलोकेट किया था, वो उसको भी छोड़ के वहाँ से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स। बाकी कंट्रीज़ में भी इस रिपोर्ट में कंसर्न आया, वियतनाम, नाइजीरिया एज एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज़ वेयर रिलीजियस एक्सप्रेशन आर बीइंग कर्टेल्ड, कंट्रीज़ विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम साइटेड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स के अलाई सऊदी अरेबिया हो, और या फिर उसका जो मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटर है वो है चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनके भी अंदर जो रिलीजियस इंटॉलरेंस उसको पॉइंट आउट किया गया है। मोरक्को, तिमोर लेस्ते, ताइवान, इराक, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड ऑन रिलीजियस फ्रीडम। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो रिस्पेक्ट नहीं कर रही द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स including by using the apostasy and blasphemy laws. Pakistan is a prime example of blasphemy laws, जो कि कर्टेल कर रही है रिलीजियस एक्सप्रेशन को भी, और यहाँ तक कि उनके लिए जो रिलीजियस अटायर है उसको भी। सो रिलीजियस अटायर बिकम्स हजाब वाला इशू। सो दीज आर द थिंग्स दैट वर रेज्ड इन दिस रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करता है यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट द बिहार गवर्नमेंट का कास्ट काउंट। तो बिहार गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली डिसाइडेड टू हैव अ सेंसस ऑफ कास्ट, और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि कास्ट जितने भी है कंट्री स्टेट के अंदर, बिहार स्टेट के अंदर, तो उनको काउंट किया जा सके। सो बिहार कैबिनेट जिसमें स्टेट बीजेपी है, उन्होंने भी अप्रूव किया है प्रपोजल कि कैरी आउट कर सके स्टेट का कास्ट बेस्ड काउंट। इसमें यूनियन गवर्नमेंट का स्टार्टिंग से स्टैंड रहा है कि वो कैटेगरिकली रूल आउट करते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, एंड दे आर टोटली अगेंस्ट कि कोई भी कास्ट सेंसस कंट्री के अंदर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा, और उसका डाटा जो है वो रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी डाटा हमारे पास उसके रिगार्डिंग है। प्लस कास्ट सेंसस एक डिवाइसिव एक्सरसाइज होगा जिससे डिफरेंट कास्ट के अंदर फर्दर डिवीजन होगा और रिजर्वेशन और बाकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी इन डिफरेंट कास्ट। बिहार का केस क्या है? बेसिकली जो डिमांड है कास्ट सेंसस की बिहार में, वो एक अटेम्प्ट है ताकि रिवाइव कर सके मंडल पॉलिटिक्स। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे वांट कि जो मंडल के टाइमिंग पे 1992 के दौरान जो हुआ था उस तरह का पॉलिटिक्स वो रिवाइव कर सके, और रीजनल पार्टीज गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम कास्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में वो किसी न किसी कास्ट, सब कास्ट या कम्युनिटी से एसोसिएट रखती है, उनको रिप्रेजेंट करती है। तो उनके नंबर अगर उनको पता लगेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको ज़्यादा कंसोलिडेट कर पाएंगे इन देयर वोट बैंक। और लीडर्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इस तरह की कास्ट या सब कास्ट या कम्युनिटी के आइडेंटिटी से बाहर ला के खुद से कोई पॉलिटिक्स करे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्टिव है इस डिमांड के पीछे वो है ताकि जो रिसेंट चेंजेस हुए कुछ दशकों से कास्ट के ग्रुप्स में वो अच्छे से पता किए जा सके। उसी के साथ जो रिसोर्सेज है शेयर किए जा सकते हैं कि किस एरिया में कौन सी कास्ट है, कितनी कास्ट है, अकॉर्डिंगली वो काम किया जा सकता है। द डाटा विल हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट कि वो समझ पाए कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, कौन से कास्ट ग्रुप की एसेस कर सके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी कि किस ग्रुप की कितनी डेवलपमेंट हुई है हर एक ग्रुप में,
और उनके अकॉर्डिंग वेलफेयर स्कीम्स भी लेके आ सकें, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कास्ट काउंट? स्पेशल जो सोशल इक्वालिटी प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर मेजर्स है, वो अच्छे से हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिना कॉम्प्रीहेंसिव डाटा के। उसके लिए हमें कास्ट काउंट करना एक ज़रूरी कदम लगता है, ताकि पता लगे कि जो फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है बिटवीन कास्ट, सब कास्ट, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़, वो किस तरह से फ्रेगमेंटेड है, उनका नंबर क्या है। मॉडर्न स्टेट में देखें तो काउंट ऑफ एवरी कैटेगरी ऑफ सिटीजन इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए और जो बेनिफिट है वेलफेयर मेजर्स को वो लास्ट माइल पर्सन तक पहुँचाया जा सके। एब्सेंस ऑफ सच अ डाटा प्रोवाइड नो प्रॉपर एस्टिमेट, बिना डाटा के एस्टिमेट नहीं लग पाता कि कौन ओबीसी में है, कौन एक्सट्रीमली बैकवर्ड में है, या कौन बाकी के सोशल ग्रुप्स में है। अ कास्ट बेस्ड काउंट गोज अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अ मेजर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी टू द डिबेट ऑन रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन की किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। ये ऑब्जेक्टिविटी फिर से ला पाएगा कास्ट का काउंट, प्लस जिनकी ऑब्जेक्टिविटी खुद से वो प्रूफ कर देंगे, डिमांड करेंगे फिर न्यू रिजर्वेशन सिस्टम। सो इट कैन continue to be a very critical debate. If the objective of conducting a caste based count is get the caste distribution of the population, it does not require a costly exercise like a census। यानी कि अगर कास्ट ही आपको काउंट करनी है तो उसके लिए सेंसस जितना कॉस्टली काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्रॉपर स्टेटिस्टिकल प्रोसेसिंग कर लो, एनालिसिस कर लो, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट के पास है, 2011 का हो या उससे पहले सोशो इकोनॉमिक का सेंसस हो। जो सर्वेस के बेसिस पे डाटा आता है वो अगर हम स्टैटिस्टिकली प्रोसेस करें और एनालाइज करें ढंग से, तो दैट कैन गिव अ वेरी गुड आउटपुट, और उसके बेसिस पे हम पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो यूजुअल सेंसस डाटा है वो ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन के साथ रहता है कि उसके बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी बनाई जा सकती है, तो उसके लिए अलग से कास्ट सेंसस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसके बाकी के कुछ अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ऐसे एक्सरसाइजेस बाकी के किन किन स्टेट में हो रही? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कमीशन ताकि वो फॉर्मुलेट कर पाए मेथडोलॉजी कि कैसे कलेक्ट करना है कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स अपनी पॉपुलेशन का, और उसके साथ उसको ये भी बोला है कि अब एक रिपोर्ट के साथ आप आइए। स्टेट लाइक कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना हैव कैरिड आउट कास्ट काउंट्स कॉलिंग इट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे उन्होंने कास्ट के काउंट ऑलरेडी कर लिए हैं। सो द ओवरऑल idea is to calculate caste. It's more of a political attempt to get recognition in the state politics by the regional political parties.